कोई बच्चा ये ना समझे कि सर इस वीडियो में जो क्वेश्चन करा रहे हैं पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या मालूम ऐसे करा रहे हैं, शायद अपनी वीडियो चलाने के लिए करा रहे होंगे, है ना, इनकी तो वीडियो चल जाए वैसे सीधे करा रहे होंगे। ऐसा नहीं है मेरे भाई, मेरी भाई और बहन, सबसे पहले जरूरी ये है कि आप जो रिसोर्स है ना उस पर भरोसा करना सीखिए। कोई भी व्यक्ति अगर आपको कुछ करा रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपके काम आने वाला है, यूं ही नहीं करा रहा, ठीक है। आप उसको भरोसा करिए, उसको करिए, पहले करके देखिए, है ना। जब आप करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आया या नहीं आया। पहले या उसको छोड़ देंगे और जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे और वही क्वेश्चन सेम टू सेम साइमन कमीशन का क्वेश्चन छप के आ गया, मान लीजिए कल आपका एग्जाम में आप बैठ गए एग्जाम में, मैंने बोला इसको करके जाना, आपने नहीं किया, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, इस चक्कर में आपने नहीं किया, आपने छोड़ दिया, और अगले दिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठे वही क्वेश्चन आपको दिख रहा है 5 मार्क्स में, आपका धुआं निकल जाएगा। हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया हो ना, पक्का, ओके, चलो बढ़िया है फिर तो। मजे करते रहो, पढ़ाई करते रहो साथ में, है ना। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और इस वीडियो हम फिर से वही सेम अपना जो पैटर्न चल रहा है डू और डाई सीरीज में, हम अपने टॉप 100 क्वेश्चन, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, है ना, जिनकी ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी है, उन पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया से डिस्कस करेंगे, अच्छे से उनको समझेंगे कि हमें उनको किस तरीके से लिखना है और क्या पॉइंट्स उनमें लिखने हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है ये आपका 2024 का जो एग्जाम हुआ था एसएसटी का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो इसको आप समझिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। डिस्क्राइब 3 causes that led to the नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होने की 3 वजहें बताइए क्या रही थी। चलिए कोई बात नहीं, 3 बातें हम यहाँ पर समझेंगे। गांधी, अब ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ना, वो गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, है ना। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं गांधी जी लॉन्च्ड दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। अब किस लिए इन्होंने किया था, टू अचीव सेल्फ गवर्नेंस और ऑब्टेनिंग फुल इंडिपेंडेंस, ठीक है, जिससे हम सेल्फ गवर्नेंस अचीव कर सकें, यानी स्वराज, एक तरीके से सेल्फ गवर्नेंस मतलब होता है स्वराज, है ना, यानी कि जो पावर है, जो सत्ता है, जो उसे हमारे हाथों में देकर आप अपने देश वापस लौट जाइए, इसको बोलते हैं स्वराज। ऑब्टेनिंग फुल इंडिपेंडेंस, यानी पूरी तरह से हमें क्या कर दीजिए, आजाद कर दीजिए। इस वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया, ठीक है। फिर इसी कड़ी में देखते हुए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उन्होंने भी क्या किया, जो ब्रिटिशर्स को वो सपोर्ट करते आए थे अभी तक, है ना, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर रॉलेट एक्ट देखने को मिलता है और जलियांवाला बाग इंसिडेंट देखने को मिलता है ना। रॉलेट एक्ट तो किसी भी व्यक्ति को उठाकर जेल में डाला जा सकता था रॉलेट एक्ट के अंदर, और वो ना तो वकील कर सकता था, ना किसी तरीके कोई अपील कर सकता था, ठीक है। तो इस तरीके का कानून था रॉलेट एक्ट, ठीक है। जलियांवाला बाग इंसिडेंट सब बच्चों को पता ही है कि क्या हुआ था, है ना। जो जनरल डायर है उसने चारों तरफ से लोगों को घेर कर उस पर गोलियां चलवा दी थी। तो ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था जिसका लोगों पर बहुत गहरा असर पड़ा, जिस वजह से लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना बंद किया, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना बंद किया। तो किसके लिए किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सफल बनाने के लिए। तीसरी कड़ी में हम देखते हैं कि इंडियन मुस्लिम्स आल्सो पार्टिसिपेटेड टू रिस्टोर द स्टेटस ऑफ खलीफा, ठीक है। तो दूसरी तरफ हम देखें तो टर्की में क्या था, जो खलीफा था उसकी गद्दी भी छीन ली गई थी, है ना, उसको भी अपने पद से हटा दिया गया था एक तरीके से। तो खलीफा होता है वो एक तरीके से मुस्लिम्स का स्पिरिचुअल लीडर होता है ना। तो हमारे जो इंडिया के मुस्लिम्स थे, उन्होंने उस खलीफा का पद वापस से दिलाने के लिए, उसको फिर से उस पद पर बिठाने के लिए इस मूवमेंट को ज्वाइन किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनका क्या करना है, कोऑपरेशन नहीं करना है, उनके साथ कोऑपरेशन नहीं करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये 3 बातें हैं जो आपको समझ में आ गई होंगी, और इसको आपको बड़े अच्छे से 3 मार्क्स में लिख देना है, ठीक है भाई। पॉइंट की फॉर्म में ही लिखना है, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट करके लिखना है। अच्छा क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है भाई। मुझे लगता है आपने इस क्वेश्चन को बड़े आराम से समझ लिया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, 2024 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसको हम समझते हैं क्या है, ठीक है। हाउ इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। मतलब डेवलपमेंट के लिए जो सस्टेनेबिलिटी है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ना।
किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। की पॉइंट्स मैंने रखे हैं। अब पहला की पॉइंट हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे क्या है। सस्टेनेबिलिटी एम्स एट फुलफिल द नीड्स ऑफ टुडेज विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ टुडेज, यानी कि आज की जरूरतों को पूरा करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर। कॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब होता है समझौता, है ना, समझौता। जिन बच्चों को नहीं आता वो अपने साथ ही साथ में ये भी लिखते जाएं। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना। ठीक है भाई, फुलफिल मतलब पूरा करना। आपकी वोकैब भी साथ के साथ स्ट्रांग होती जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो जो सस्टेनेबिलिटी होती है वो इस बात पर जोर देती है, इस बात पर फोकस करती है कि हमारी जो प्रेजेंट टाइम की नीड है ना उसको पूरा करते हुए फ्यूचर की नीड के साथ आपको समझौता नहीं करना है। इस तरीके से आपको मेंटेन करना है चीजों को, है ना, कि आपकी प्रेजेंट टाइम की जो नीड है वो भी पूरी हो जाए और आपको फ्यूचर की जो जनरेशन, आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए रिसोर्सेस कम ना पड़े। तो इसे बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। ठीक है भाई। दूसरा, सस्टेनेबिलिटी इज द कैपेबिलिटी टू यूज रिसोर्स जुडिशियसली एंड मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। जुडिशियसली का मतलब ये ईमानदारी के साथ। ठीक है भाई, जुडिशियसली, वाइजली, एक तरीके से, है ना, तो इसको बोलते हैं ईमानदारी से, ईमानदारी से। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जो सस्टेनेबिलिटी एक कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी मतलब आपकी समर्थता, कैपेबिलिटी टू यूज रिसोर्स जुडिशियली, मतलब रिसोर्सेज को क्या है, ईमानदारी से यूज करना है आपको। जैसे मान लीजिए ईमानदारी से कैसे यूज करना है, जैसे मान लीजिए आपको नहाने के लिए 1 बाल्टी पानी की जरूरत है ना, तो आप 1 बाल्टी पानी ही लगाएं। हो सकता है 2-4 मग्गे ज्यादा ले लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं है कि आपको 1 बाल्टी पानी की जरूरत है और आप 4 बाल्टी पानी बेवजह फैला रहे हैं, यानी 3 बाल्टी पानी एक्स्ट्रा यूं ही फैलाया जा रहा है, वो जुडिशियसली नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी इंसान की ये समर्थता होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो क्या करे, ईमानदारी से और इकोलॉजिकल बैलेंस बना के चले, है ना। इकोलॉजिकल बैलेंस से मतलब ये है कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उनको यूं ही ना काटे, जो जानवर है उनको यूं ही मारे ना, है ना, बेवजह जानवरों को परेशानी ना पहुंचाएं, उनको हानि ना पहुंचाएं। ठीक है, तो इकोलॉजिकल बैलेंस बना के चले, है ना। तो ये है दूसरा मतलब। तीसरा मतलब समझते हैं यहाँ पर, इट लेज एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड चेक एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। और सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग क्या है कि ये इस बात पर जोर देता है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, है ना, एनवायरमेंट को क्या करें, प्रोटेक्ट करें, इस बात पर भी जोर दिया जाता है इसमें। और उसमें क्या डिग्रेडेशन हो रहा है ये भी यहाँ पर चेक होता रहता है ना। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है। तो ये 3 बातें मैंने आपको समझाई हैं कि सस्टेनेबिलिटी का इशू डेवलपमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में आएगा तभी आपको ये चीजें समझनी चाहिए। आई थिंक जो बच्चा समझदार है वो जरूर समझ गया होगा कि ये जो सब्जेक्ट है, एसएसटी सब्जेक्ट है, सोशल साइंस, वो सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है एक तरीके से देखें तो। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब आपने समझ लिया कि एक तो आपकी जो नीड है प्रेजेंट टाइम की, उसको आप फ्यूचर की नीड के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करके पूरा करें। ठीक है, दूसरा, किसी भी पर्सन की कैपेबिलिटी होती है कि वो जुडिशियसली और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हुए रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे। तीसरा, ये इस बात पर जोर देता है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की जाए और उसमें जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो चेक होता रहे कंटिन्यूअसली। ठीक है भाई, तो ये 3 बातें आपने बहुत अच्छे से समझी है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको बड़े आराम से अपने एग्जाम में आप लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइमन कमीशन, है ना। साइमन कमीशन के ऊपर एक छोटा सा नोट लिखिए, है ना। कोई नहीं, की पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, 5 बातें यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसको आप अच्छे से समझकर अच्छे से अपनी कॉपी पर प्रैक्टिस करके देखेंगे। ठीक है भाई,
तो फर्स्ट हम यहाँ पर समझते हैं, इट वॉज सेटअप इन रिस्पॉन्स टू नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। तो ये साइमन कमीशन बनाया क्यों गया था? ये इसलिए बनाया गया था कि जो इंडिया के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, आजादी के लिए जो नेशनल मूवमेंट इंडिया के अंदर चल रहे थे, उनको दबाने के लिए, है ना, उनको खत्म करने के लिए ये साइमन कमीशन बनाया गया था, पहली बात। दूसरा, the Simon Commission was made to look into the functioning of constitution system and suggest some changes। ठीक है, दूसरी बात क्या है, जो साइमन कमीशन था वो इसलिए बनाया गया था कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग को देखेंगे, है ना, उसको एक तरीके से जांच पड़ताल होगी उसकी, और उसमें जो जरूरी चेंजेस लगेंगे वो उनको करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अब साइमन कमीशन को देखकर लोग भड़के क्यों, है ना, ऐसा क्या था जिसकी वजह से लोग भड़क गए? तो इसमें एक जरूरी बात है जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है, इट डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। इसमें कोई भी इंडिया का मेंबर इन्होंने नहीं रखा भाई। ठीक है, साइमन कमीशन बनाया, इंडियन नेशनल मूवमेंट इंडिया के अंदर हो रहे थे, उनको रोकने के लिए, उनको कम करने के लिए ऐसा किया आपने, ठीक है, लेकिन उसमें इंडिया का कोई मेंबर नहीं रखा। इंडिया का कोई भी इंडिया का मेंबर ना होने की वजह से लोग भड़क गए कि ऐसा कैसे, सभी बाहर के लोग होंगे तो कोई भी पर्सन बाहर का हमारे इंडिया के अंदर आके हमारे फंक्शनिंग सिस्टम को कैसे गवर्न कर सकता है, उसे हमारे यहाँ की चीजों के बारे में क्या पता होगा? तो इस वजह से लोग क्या हुआ, भड़क गए। ठीक है, फोर्थ वन हम समझेंगे, व्हेन इट अराइव्ड इन इंडिया इन 1928 ग्रीटेड विद स्लोगन साइमन गो बैक, है ना, जब 1928 में जब इसको इंडिया के अंदर इसने एंट्री मारी कि अपुनिच भगवान है इधर, है ना, इस तरीके से एंट्री मारी, इसने तो समझा था सब फूल माला लेकर इसका स्वागत करेंगे, है ना, आओ जी आओ, और फूल माला डालेंगे, सब स्वागत करेंगे, आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए। ठीक है, इसने ऐसा सोचा था, लेकिन लोग तो पहले से भड़के हुए थे। उन्होंने क्या बोला, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ठीक है, तो साइमन गो बैक के नारे लगाए। ठीक है, फिर फिफ्थ वन हम यहाँ पे समझेंगे, ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ठीक है, पार्टिसिपेटेड इन डेमोन्स्ट्रेशन। तो इंडिया के अंदर जो भी छोटी मोटी और बड़ी पार्टियां थी, जितनी भी थी, जैसे कांग्रेस बड़ी पार्टी थी उस समय पर, और मुस्लिम लीग भी एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी उस समय पर। ठीक है, तो उन लोगों ने भी मिलकर जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, है ना, जो प्रोटेस्ट हुआ साइमन गो बैक के लिए, यानी साइमन कमीशन के अगेंस्ट, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, यानी कि सभी पार्टी इसमें इंक्लूड थी इसके प्रोटेस्ट करने में। ठीक है भाई, तो ये 5 बातें हैं जो साइमन कमीशन से रिलेटेड है, और बहुत अच्छे पॉइंट मैंने आपको यहाँ दे दिए हैं। कोई बच्चा ये ना समझे कि सर इस वीडियो में जो क्वेश्चन करा रहे हैं पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या मालूम, ऐसे ही करा रहे हैं, शायद अपनी वीडियो चलाने के लिए करा रहे होंगे, है ना, इनकी तो वीडियो चल जाए वैसे सीधे करा रहे होंगे। ऐसा नहीं है मेरे भाई, मेरी भाई और बहन, सबसे पहले जरूरी ये है कि आप जो रिसोर्स है ना उस पर भरोसा करना सीखिए। कोई भी व्यक्ति अगर आपको कुछ करा रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपके काम आने वाला है, यूं ही नहीं करा रहा। ठीक है, आप उस पर भरोसा करिए, उसको करिए, पहले करके देखिए, है ना, जब आप करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आया या नहीं आया। पहले ही आप उसको छोड़ देंगे और जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे और वही क्वेश्चन सेम टू सेम साइमन कमीशन का क्वेश्चन छप के आ गया, मान लीजिए कल आपका एग्जाम है, आप बैठ गए एग्जाम में, मैंने बोला इसको करके जाना, आपने नहीं किया, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, इस चक्कर में आपने नहीं किया, आपने छोड़ दिया, और अगले दिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो वही क्वेश्चन आपको दिख रहा है 5 मार्क्स में, आपका धुआं निकल जाएगा। आप कहोगे यार मैं कर लेता, यार कितनी बड़ी गलती कर दी, फिर आप पछताओगे। पछताने से कुछ नहीं होता बेटा, यहाँ करके जाइए। जब कोई चीज आपको बताई जा रही है, जरूरी है, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। इवन जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो सब जरूरी है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जरूरी नहीं है। किसी बच्चे ने पूरा सिलेबस नहीं किया या कुछ भी नहीं पढ़ा सिलेबस में, कोई जरूरत नहीं है, मत पढ़िए, लेकिन ये सीरीज में जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको घोल कर पी जाइए, उसी से आपका पेपर हो जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ, उसी से हो जाएगा, गारंटी है इस बात की। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लग रही है तो उनको लाइक कर लो, शेयर कर दो, ठीक है, कमेंट करके जरूर बता दिया करो कि कैसी लग रही है। ठीक है भाई, आपको थोड़ा बहुत इससे हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है आप जरूर बता दिया करो, और जो नए आए चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूंगा, मैंने एक सोशल साइंस में किस तरीके से हम आंसर लिखें, है ना, एग्जाम हॉल में जो हम आंसर राइटिंग करते हैं वो किस तरीके से करनी चाहिए, अपना टाइम किस तरीके से सेव करना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। एक वीडियो मैंने इस पर पूरा बनाया हुआ है ना, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियो है,
उसको काफी प्यार मिल रहा है, बच्चे उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आप भी अगर ये जानना चाहते हैं किस तरीके से हमें एसएसटी के अंदर आंसर राइटिंग करनी चाहिए, तो आपको भी वो वाला वीडियो देखना चाहिए, बहुत जरूरी वीडियो है। बाकी बच्चे भी उसको पसंद कर रहे हैं, हो सकता है आपको भी पसंद आए, हो सकता है आपको कुछ वहां से सीखने को मिल जाए। ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।